सो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि कंपोजिट मटेरियल जो कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है डीएलओसी का रेगुलर क्लासेस का, उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें जो कंपलसरी होता है। सो यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स, नेम फ्यू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंपोजिट्स। सो कंपोजिट होता क्या है? कंपोजिट फाइबर और मैट्रिक्स के बनने से कंपोजिट मटेरियल बनते हैं। जब दो कंस्टिट्यूएंट आपस में मिल रहे हों मैक्रोस्कोपिकली और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो और वो हमें एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट देते हैं तो हमें कंपोजिट मटेरियल मिलता है। तो यूजुअली हम फाइबर्स जो रेंफोर्समेंट भी कहलाता है वो हम यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसकी मजबूती के लिए, और मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर ये फाइबर्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल कंपोजिट्स, वुड विच कंसिस्ट ऑफ लिग्निन एंड इसमें सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, और इसी तरह से बोन भी जो है हमारा इसमें फाइबर्स होंगे और कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। इसी तरह से ग्रेनाइट ये भी हमारा नेचुरल कंपोजिट के फॉर्म में आता है जिसमें ये पार्टिकुलेट कंपोजिट हैं। तो कंपोजिट डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं, वो फाइबर के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर पार्टिकुलेट फॉर्म में हो सकते हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका ये बेसिकली इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट रहते हैं। आते हैं अब आर्टिफिशियल कंपोजिट्स के ऊपर। तो आर्टिफिशियल कंपोजिट्स में हमारा कंक्रीट सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसमें हम सीमेंट और सैंड जो है उसकी मैट्रिक्स होती है, और जो उसमें स्मॉल पेबल्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे उसमें रेनफोर्समेंट का काम करता है। तो सच टाइप ऑफ कंपोजिट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज पार्टिकुलेट कंपोजिट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि प्लाईवुड भी इसी तरह से हमारा आर्टिफिशियल कंपोजिट का एग्जांपल है। एंड थर्ड वन इज ग्लास फाइबर। सो इतना आप अगर अपने एग्जाम में लिख देंगे तो ये आपको फुल मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व। तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स बनाने के लिए हम डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं जिसमें हमारा ओपन मोल्ड प्रोसेस है, क्लोज मोल्ड प्रोसेस है, एंड अदर प्रोसेसेस आर देयर। सो इन ओपन मोल्ड प्रोसेस हम हैंड लेयर प्रोसेस यूज़ करते हैं, स्प्रे लेयर, टेप लेयर, ऑटोक्लेव मेथड जिसमें मोल्ड ओपन रहता है। एंड व्हेन वी यूज़ the composite material, when we manufacture the composite material inside two molds, then this is known as closed mold process जिसमें हमारा एग्जांपल है कंप्रेशन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ट्रांसफर मोल्डिंग। इसके अलावा बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं जिसमें हम कोई मोल्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि ये डिफरेंट कैसे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसमें पुलट्रोजन प्रोसेस और फिलामेंट फाइंडिंग प्रोसेस है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द फीचर ऑफ हैंड लेयर स्प्रे लेयर प्रोसेस, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो हैंड लेयर प्रोसेस क्या होती है? इसमें एक मोल्ड होता है और इसमें अगर हम जो कंपोजिट मटेरियल डिज़ाइन करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक रिलीज जेल इस मोल्ड के सरफेस पे लगा देते हैं ताकि जब हमारा कंपोजिट मटेरियल इसके ऊपर फॉर्म हो जाए तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकें। देन जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम रेजिनस मटेरियल को, यानी जो हमारा रेजिन है उसको हम पोर कर रहे हैं। रेजिन को पोर करने के बाद हम अपना रेनफोर्समेंट जो कि फाइबर मटेरियल है उसको उस पर बिछा देते हैं। इसी तरह से उसके बाद फिर हम इस रोलर को उसके ऊपर मूव करते हैं ताकि अगर कोई एयर इंट्रैप्ड हो वो इससे निकल जाए। इसी तरह से हम लेयरिंग इस पर एक के बाद एक, पहले रेजिन की, फिर उसके बाद फाइबर मटेरियल की, फिर रेजिन की, फिर फाइबर मटेरियल की, इस तरह से पाइलअप एक के बाद एक करते रहते हैं। इसीलिए इसे लेयर प्रोसेस कहते हैं। एक के बाद एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर रहेंगी। सो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है वो इन सारे बुलेट पॉइंट्स में है। तो आफ्टर क्यूरिंग ईदर एट रूम टेम्परेचर और एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर मोल्ड इज ओपन एंड डेवलप्ड कंपोजिट पार्ट इज टेकन आउट फॉर फर्दर प्रोसेस। तो इसको जब हमने इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब ठंडा कर दिया उसके बाद ये प्रोसेस कहलाती है क्यूरिंग, और जब ये कंपोजिट मटेरियल फॉर्म हो जाता है तो हम इसको इस मोल्ड से रिमूव कर देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्री प्रेग्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर दैट मस्ट बी कंट्रोल फॉर स्मूथ ऑपरेशन इन इट्स प्रिपरेशन। तो प्री प्रेग बेटा होता क्या है? प्री प्रेग होता है कि हमने जो रेनफोर्समेंट लिया है, जो फाइबरस मटेरियल है, उसको हम डिप करते हैं रेजिनस बाथ में। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये रेजिन इस रेजिनस बाथ में डिप होने के बाद उसके सरफेस पर पूरा का पूरा रेजिन कवर हो जाएगा। अब जो एक्सेस रेजिन है उसको हटाने के लिए हम ये निप्रोल का यूज़ करते हैं जिससे उसके ऊपर का जो एक्सेस रेजिन है फाइबरस मटेरियल पे उसको हटाने के बाद हम इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर ओवन में हीटअप करते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि वो कंपोजिट मटेरियल ही डायरेक्ट फॉर्म हो जाए, इसीलिए इसको प्री प्रेग कहते हैं। प्री प्रेग क्या? यानी अनमेच्योर्ड कंपोजिट मटेरियल और ग्रीन कंपोजिट, है ना। तो ये सारी चीज़ें बनने के बाद हम इसके ऊपर एक इंटरलीफ या फिर कोई एक पेपर इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि इसका बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि अगर बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन होगा तो ये फिर से हार्डनिंग हो जाएगी और इसको फिर हम फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या कौन कौन से हैं? एक तो ये निप रोल की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना है, इस ओवन का टेम्परेचर मेंटेन करना है, और प्री प्रेग की जो लेंथ है उसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So as a manufacturer, which process do you feel is most suitable for preparation of cylindrical and geodesic shapes product for composite?
तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पुट किया जा सकता है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए तो हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम जो ट्रेडिशनल, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में हैंड लेअप और स्प्रे लेअप डिस्कस करा, तो वो प्रोसेस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे कहते हैं फिलामेंट बाइंडिंग प्रोसेस। तो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आप कितना क्लियर हैं कि कौन सी प्रोसेस सूटेबल होगी एक पर्टिकुलर शेप को डिजाइन करने के लिए। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो या जियोडेसिक यानी कि जो डोम शेप में जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसको डिजाइन करने के लिए हम यूज करेंगे फिलामेंट बाइंडिंग प्रोसेस। फिलामेंट बाइंडिंग प्रोसेस में जैसे आप यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रील है जिसमें फाइबर लिपटे हुए हैं। इस फाइबर को अगेन हम रेजिनस बाथ में इसको डुबाते हैं, इसे कहते हैं रेजिन इम्प्रेग्नेशन। तो अब सारा का सारा फाइबर वो कवर हो गया रेजिनस मटेरियल से। फिर इसके बाद ये फाइबर मटेरियल इसको गाइड किया जाता है एक मैंड्रेल पे। ये मैंड्रेल है जिस पर हमारा सारा फाइबर रैप होता है और साथ ही इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल मोशन है अलोंग द एक्सिस। सो ये पूरा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इससे उसमें वो कवर हो जाएगा। और आफ्टर क्योरिंग दिस wrapped fibrous material which is impregnated with resin is removed और it is cured and then ये मैंड्रेल से निकाला जा सकता है। ये मैंड्रेल एक क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि अंदर को हमको एक हॉलो शेप मिल पाए या फिर इसको हम इसको सपोर्ट दे सके। तो ये एक पैटर्न टाइप का काम करता है। अब ये इसको इजीली रिमूव करने के लिए मैंड्रेल को यूजुअली टेपर बनाया जाता है या फिर ये कोलैप्सिबल भी होता है कि इसको तोड़ के बाहर निकाल लिया गया। तो अब हमारे पास जो शेप बनेगा वो एक सिलेंडर शेप में बनेगा। तो इस तरह से आप फिलामेंट बाइंडिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ बुलेट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट थ्रू पाउडर मेटलर्जी। अब सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट को अगर हम पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बनाना चाहें तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमें कोई भी कंपोजिट मटेरियल बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? एक तो मैट्रिक्स चाहिए, जो अभी तक हम जो रेजिन जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे वो रेजिन वो मैट्रिक्स का काम करती है। और रेनफोर्समेंट किसका काम कौन कर रहा है? फाइबर हो गए। ओके, सो इन दोनों को पाउडरी फॉर्म में हमने इन दोनों को मिक्स किया। उसके बाद इसको कोल्ड प्रेस करना है या फिर इसकी इंजेक्शन मोल्डिंग करनी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन बॉडी फैब्रिकेशन। अब इस ग्रीन बॉडी को बनाने के बाद उसकी हम मशीनिंग करते हैं थर्ड स्टेप में। देन फोर्थ स्टेप में हम इसकी सिंटरिंग करते हैं जिस प्रोसेस को कहते हैं कंसोलिडेशन एंड डेंसिफिकेशन। तो उसको सेंटर करना यानी उसको हीट करना, हॉट प्रेस करना, ये प्रोसेस कहलाती है कंसोलिडेशन एंड डेंसिफिकेशन। फाइनली जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है अब हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए थी, जो हमारा मटेरियल है वो फ्रूटफुल है या नहीं है। तो इसके चैलेंजेस क्या है बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी अचीव रेडिली। तो जो मिक्सिंग है, जब रॉ मटेरियल हम मिक्स कर रहे हैं उसका होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होना जरूरी है। इसी तरह से हाई प्रोपोर्शन ऑफ टफनिंग फेज कैन नॉट बी इजीली अचीव्ड। ये भी एक इशू हो सकता है, ये भी एक चैलेंज है। मिक्सिंग एंड प्रेसिंग ऑपरेशन कैन कॉज डैमेज टू द विस्कर। जो हम जो उसको विस्कर यूज करते हैं तो ये मिक्सिंग और प्रेसिंग ऑपरेशन जो है वो डैमेज कर सकता है। रिड्यूस पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो हमें रिड्यूस मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है स्टेट मैक्सिमम स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी जो है वो क्या है? फेल्योर थ्योरी बेसिकली कंपोजिट मटेरियल में फेल्योर कैसे अगर होगा, तो ये फेल्योर थ्योरी इस पे बेस्ड है कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हमारा लैमिना की डायरेक्शन में होता है, अगर वो नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस अगर लोकल एक्सिस ऑफ लैमिना के बराबर या फिर उससे एक्सीड कर जाता है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उस डायरेक्शन में, तो फेल्योर लैमिना का हो जाएगा। सो ये कोरिलेशन है जो हम यूज़ करते हैं वेयर सिग्मा 1c रिप्रेजेंट प्रिंसिपल डायरेक्शन में तुम्हारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है कंप्रेसिव फेज में उससे उसके, और जो टेंसाइल केस में है उसके बीच में ये लिमिट होगी। तो सिग्मा 1 ऐसा हो गया। सिग्मा 2 की जो है वो भी कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके बीच में लाई करना चाहिए, और जो शियर स्ट्रेस वैल्यू है वो भी हमारी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके बीच में लाई करेगी। तो ये स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी डिस्क्राइब करती है। अब मुड़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन स्ट्रेंथ रेशियो एंड फेल्योर एनवेलप। स्ट्रेंथ रेशियो क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंथ रेशियो होता है मैक्सिमम लोड विच कैन बी अप्लाइड डिवाइडेड बाय लोड अप्लाइड। तो अगर जितना लोड हम किसी कंपोजिट मटेरियल पे अप्लाई कर सकते हैं उसको डिवाइड कर दें जितना हम करंट सिनेरियो में उस पर लोड लगा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ रेशियो कहते हैं। अगर स्ट्रेंथ रेशियो हमारा 1 से ज़्यादा है देन दिस इज द कंडीशन जब लैमिना हमारा सेफ है, यानी वो फेल्योर नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रेंथ रेशियो अगर लेस देन 1 है, इट मीन्स दैट लैमिना विल ब्रेक और लैमिना विल फेल। Similarly, failure envelope किसे कहते हैं? It is a 3-dimensional plot of the combination of normal and shear stresses that can be applied to an angle lamina just before failure. तो normal और shear stress को combine करके जो एक 3D प्लॉट बनता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस रेंज के बीच में हमारा लैमिना फेल्योर नहीं होगा, वो कहलाता है फेल्योर एनवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स एंड लैमिनेट कोड।
तो लैमिनेट डिफरेंट टाइप के हम अलग अलग लैमिना क्या होता है बच्चों, फाइबर और मैट्रिक्स को हम जब एक के ऊपर एक पाइल अप करते चले जाते हैं, जैसे हम कोई भी वॉल बनाते हैं तो ब्रिक को एक के ऊपर एक पाइल करते हैं, एक के ऊपर एक पैक करते चले जाते हैं, उसी तरह से अलग अलग लैमिना जो अलग अलग डायरेक्शन में फाइबर की अलग अलग डायरेक्शन की वजह से उनको अलग अलग डिग्री एंगल दिया जाता है। तो ये 0 डिग्री, -45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री क्या बता रहे हैं, उस लैमिना की डायरेक्शन, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम हर लैमिना को पैरेलल डायरेक्शन में पाइल अप करें, बल्कि ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट एंगल पे उसको पाइल अप करते चले जाएं। तो इसमें कोडिंग कैसे की जाती है, फॉर एग्जांपल 0, -45, 90, 60, 30, इस तरह से हमारी अलग अलग लेयर डिफरेंट एंगल पे अगर हैं तो इसको हम सबसे पहले तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हमारा जिस एंगल पे है उसको एक स्लैश से रिप्लेस कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो पहले हमारा 0 डिग्री है, देन फॉरवर्ड स्लैश -45 स्लैश 90, 60, 30। अगर इसी में हमारा सिमेट्री फॉर्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल इन दिस 0, -45, 60, देन रिपीटेड 60, -45 एंड 0, तो हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ 3 लेयर के बारे में लिखेंगे, और क्योंकि 3 लेयर हमारी सिमेट्री है उसको एस से डिनोट कर देंगे उसके सबस्क्रिप्ट में। इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कोई एक ऐसी लेयर होगी जो रिपीट हो रही हो, जैसे इसमें 90 रिपीट हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा 0 स्लैश -45, लेकिन जो लैमिना रिपीट हो रहा है उसके सबस्क्रिप्ट में हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी केस हो सकता है कि सिमेट्री में कोई एक मिड प्लेन, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 है, -45 है, 60 है, -45 है और 0 है, तो 60 एक ऐसा मिड प्लेन है जिसके अबाउट सिमेट्री है, लेकिन 60 जो है वो सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री यहाँ पर जैसे हमने 60 रिपीट हुआ था तो तीनों को लिखने के बाद एस लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 60 एक्सक्लूडेड है तो उसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, एस विल बिकम इन द सबस्क्रिप्ट। तो ये चारों केस आ गए हमारे सिर्फ एक तरह के लैमिना के लिए। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट लैमिना हमने यूज किया, फॉर एग्जांपल हमने ग्रेफाइट इपॉक्सी टॉप पे यूज किया, फिर अंदर की जो लेयर है वो बोरॉन इपॉक्सी की है, और फाइनली जो बॉटम लेयर है वो अगेन ग्रेफाइट इपॉक्सी की है, तो उसकी कोडिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 0 पे लगाया 45, -45, -45, 45, 0, इस तरह से हमने पाइलिंग करी है। तो 0 पे हमारा ग्रेफाइट है इपॉक्सी, उसको हमने GR से डिनोट कर दिया, और क्योंकि +-45 क्योंकि अल्टरनेट है तो +-45 और B फॉर बोरॉन, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि ये सिमेट्री आ रही है हमारी अगेन, तो उसको हमने S से डिनोट कर दिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स इन कंपोजिट मटेरियल। तो जो पोरोसिटी होती है कंपोजिट मटेरियल में क्यों आ सकती है, उसकी वजह क्या है, वो डिजॉल्व एयर जो रेजिन में होता है उसकी वजह से हो सकती है, या एयर स्टर्ड इन द रेजिन, ये भी हो सकता है, या कोई फिलामेंट के अंदर एयर ट्रैपमेंट हो गया, या सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, या रिएक्शन प्रोडक्ट जो क्योरिंग में, अगर क्योरिंग करते वक्त कुछ एयर इंट्रैपमेंट था वो रिमूव हो गया तो उससे वॉइड बन जाता है, और कोई लो मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट है तो उसके वोलेटाइजेशन की वजह से भी हमारे कंपोजिट मटेरियल में वॉइड जनरेट हो सकता है। आते हैं, ये पूरा हमारा सेक्शन 1 था। अब इसके बाद हम सेक्शन 2 की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पर हमें जो है ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें हम वी हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। तो मॉड्यूल 2 से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करना चाहा है कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर सही हो जाए। तो इसमें न्यूमेरिकल इस तरह के आ सकते हैं कि जिसमें कंप्लायंस मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने की बात हो सकती है फॉर अ गिवन लैमिना। हियर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ ग्रेफाइट इपॉक्सी लैमिना। तो मटेरियल की इसमें सबसे पहले बच्चों तुमको प्रॉपर्टी दी रहेगी E1, E2, E3, है ना। E1, E2, E3 क्या है, दीज आर यंग्स मॉडुलस इन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एंड लैटरल डायरेक्शन। और ν12, ν23, ν31 ये क्या है, ये पॉइजन रेशियो है, और G क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें जो है, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें हमको सबसे पहले स्टिफनेस कंप्लायंस मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यू याद रखनी होगी। तो S जो है वो हमारा कंप्लायंस कोफिशिएंट है। तो अगर हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो S11, S22, S33 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/E1, 1/E2, 1/E3। इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो एग्जाम में दी रहेगी डायरेक्टली, गीगा पास्कल को हम चेंज कर लेंगे पास्कल में, और उससे उसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से S12 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ पॉइजन रेशियो इन 1-2 डायरेक्शन डिवाइडेड बाय E1, वहाँ से हमारी इसकी वैल्यू निकल आई। S13 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ν13/E1 वैल्यू निकल आएगी। ये सारी वैल्यूज़ हमें जो है एग्जाम में दी रहेगी, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो कोफिशिएंट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो हमारी 6/6 की जो मैट्रिक्स बनती है इसकी, उसके कौन कौन से कोफिशिएंट कहाँ कहाँ हैं। तो ये सारे कोफिशिएंट निकालने के बाद हमने इसको सिंपली इस मैट्रिक्स में पुट कर दिया, तो हमारी ये कंप्लायंस मैट्रिक्स आ गई। अब कंप्लायंस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो तुम्हारा स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने पर हमें कंप्लायंस मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगर हम यूनिडायरेक्शनल लैमिना का क्वेश्चन हमारे पास आता है, पिछली वाली जो क्वेश्चन था वो हमारे पास 6/6 की मैट्रिक्स थी, लेकिन अभी क्या है हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी स्टिफनेस कोफिशिएंट और कंप्लायंस मैट्रिक्स के केस में। तो यहाँ पर भी वैल्यूज वैसे ही निकाली हैं, S11 1/E1, तो वहाँ से ये वैल्यू निकल आई। इसी तरह से ये क्या है, S12 क्या है, माइनस ऑफ ν12 डिवाइडेड बाई E1, तो वहाँ से ये वैल्यू निकल आई। S22 की वैल्यू क्या है, 1/E2, वहाँ से ये वैल्यू निकल आई। S6 क्या है, 1/G12, ठीक है। इसी तरह से पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमने इससे निकाल ली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइनर पॉइजन रेशियो, ये हमने बता दिया। ये जो ν12 डिवाइडेड बाई E1 इंटू हमारा E2,
इस एक्सप्रेशन से हमारा क्या निकल आया, माइनर पॉइजन रेशियो। थर्ड वाला पार्ट है रिड्यूस्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स में हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, E1/1 माइनस ν12 इंटू ν21, ये एक्सप्रेशन होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। इसी तरह से Q12 क्या है, ν12 इंटू E2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ν12 इंटू ν21। इसी तरह से Q2 E2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ν12 इंटू ν21। Q66 क्या हो जाएगा, ये हमारा G12 के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो रिड्यूस्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स की वैल्यू हमने इस तरह से फॉर्म कर ली। अब आप देख रहे होंगे Q11 ये Q11 की वैल्यू, Q12 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से बाकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएंगी। थर्ड वाला जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट था, स्ट्रेन निकालना था। तो स्ट्रेन निकालने के लिए डायरेक्टली हमें ε1 ε2 γ12 इज इक्वल्स टू ये हमारी जो कॉम्प्लायंस मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाई जो स्ट्रेसेस की वैल्यू दी होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल कोशिश करो सॉल्व करने की, है ना, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी फॉर कंपोजिट मटेरियल। मैक्सिमम स्ट्रेन जैसे हमने अभी स्ट्रेस थ्योरी पढ़ी थी उसी तरह से स्ट्रेन थ्योरी के लिए है, कंप्रेसिव स्टेट में और टेंसाइल की अल्टीमेट लेवल की अगर स्ट्रेंथ अगर क्रॉस कर जाता है देन मटेरियल और कंपोजिट लैमिना विल फेल्योर। तो ये ε1 ε2 और γ12 की वैल्यू अगर कंप्रेसिव और टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उसकी अगर एक्सीड कर जाएगी तो मटेरियल फेलियर कर जाएगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसके एक्सप्रेशन है जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। ये मॉड्यूल 3 से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। मॉड्यूल 3 से एक न्यूमेरिकल और पॉसिबल है जिसमें हमें मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी का यूज़ करके मैक्स किसकी वैल्यू जो है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू जिस पे फेलियर हो वो निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑलरेडी ये जो है मैट्रिक्स कहाँ से आती है, सिग्मा 1 2 ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है हमारे पास, और ये जो है अलॉन्ग द लोड एक्सिस है ना, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई डिनोट कर रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मेरे भाई इसमें क्या होता है, सी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये एंगल जो दिया है 60 डिग्री वो थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद फिर यहाँ आता है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आता है साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आता है सी स्क्वायर यानी कॉस थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो 60 डिग्री अगर हम थीटा की जगह रखेंगे तो ये सारी वैल्यू तुमको इजीली मिल जाएंगी। तो ये वैल्यू निकलने के बाद हमने ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया बच्चों, और हमारे पास अब ये एस की लिमिट दे दी। हमें ये लिमिट क्वेश्चन में दी रहेगी कि टेंसाइल की अल्टीमेट 1500 है और कंप्रेसिव की 1500 है वन डायरेक्शन में, तो वो हमने यहाँ इनइक्वालिटी को लिख दिया। इसी तरह से 2 के लिए हमने क्या लिखा, ये 40 मेगापास्कल है टेंसाइल केस में और कंप्रेसिव स्टेज में ये 246 है। तो ये कंप्रेसिव की वजह से हमने माइनस साइन यूज़ कर लिया, माइनस 246 शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू इंटू एस, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस यही है और टेंसाइल के केस में मैक्सिमम इतना है। तो ये 3 इक्वलिटी इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी और इससे हमें एस की वैल्यू का रेंज पता चल जाएगा। तो ये रेंज में जो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा आ जाएगा क्योंकि एस पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एस शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जो है हमें एस की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी जो कि 16.33। अब एस की वैल्यू हम जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा टाउ एक्स वाई में रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मॉड्यूल 4 की तरफ चलते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है ये हो सकता है कि हमें फाइबर और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी दी है तो उससे हमें कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टी डिड्यूस करनी है। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन है। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है, वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ फाइबर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फाइबर डिवाइडेड बाय कंपोजिट। इन दोनों का जो सम होगा, दोनों का फ्रैक्शन, एक ये वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर हो गया, कैपिटल VM का वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इन दोनों का सम 1 के बराबर होगा। स्मॉल VF प्लस स्मॉल VM क्या डिनोट कर रहा है, ये वॉल्यूम डिनोट कर रहा है। इन दोनों का वॉल्यूम मिला के हमारा कंपोजिट मटेरियल का वॉल्यूम है। देन मूविंग टू द मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है, WF यानी कि जो इसका मास फ्रैक्शन फाइबर का क्या होगा, जो टोटल मास है डिवाइडेड बाय जो मास ऑफ द मास ऑफ फाइबर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपोजिट। तो इन दोनों का सम कर देंगे फाइबर और मैट्रिक्स का तो 1 हो जाएगा, और इसी तरह से हम अगर दोनों का टोटल मास कंसीडर करेंगे तो वो कंपोजिट मटेरियल के मास के बराबर होगा। अब मास को अगर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो RC इंटू VC ये हमें दे देगा मास या फिर वेट ऑफ कंपोजिट मटेरियल। इसी एक्सप्रेशन को हम फर्दर सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन ये ला सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है तो ये वाला एक्सप्रेशन तुमको देना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स यंग्स मॉडुलस एंड मेजर पॉजिटिव रेशियो फॉर कंपोजिट मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन फाइबर एंड कंपोजिट मटेरियल। तो इसमें ये डेरिवेशन है कि जो अगर यूनिएक्सियल लोड लग रहा है किसी भी कंपोजिट मटेरियल पे, तो जो फोर्स कंपोजिट मटेरियल पे लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फाइबर पे और मैट्रिक्स पे, और फोर्स को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये F क्या डिनोट कर रहा है, फाइबर पर फोर्स कितना लगेगा, जितना उसका स्ट्रेस होगा इनटू एरिया है। और फर्दर सिग्मा C यानी स्ट्रेस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है,
तो यहाँ से हमने इन सारी वैल्यू को इसमें पुट किया, सॉल्व कर देंगे और इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास E1 इज इक्वल्स टू EF VF प्लस EM VM, यानी EF क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ फाइबर, VF क्या है, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर, EM यंग्स मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स, VM इज द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें मिला के हमारा क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल यंग्स मॉडुलस। सेम पैटर्न पे हम अगर हम ट्रांसवर्स यंग्स मॉडुलस डिफाइन करना चाहें तो TC इंटू एप्सिलॉन सी, TC जो है थिकनेस है कंपोजिट की और एप्सिलॉन C क्या है, स्ट्रेन है कंपोजिट का, फाइबर और मैट्रिक्स का दिया है। इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, एप्सिलॉन जो है वो हमारा सिग्मा अपॉन E2 रहता है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल एक्सप्रेशन हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेजर पॉइजन रेशियो हमें कैसे निकालना है, उसके लिए भी हम वही करेंगे। डेल्टा C टेंसाइल ट्रांसफर्स के केस में क्या है, वो कंपोजिट मटेरियल का जो डेल्टा चेंज होगा वो फाइबर का और प्लस मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो चेंज हुआ है डायमेंशन में डिवाइडेड बाय जो अर्लियर जो थिकनेस थी उससे। इन सारी चीज़ों को अगर हम सही से पुट करेंगे और पॉइजन रेशियो की जो डेफिनेशन है कि लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। अब मॉड्यूल 5 के क्वेश्चन जो है वो इसकी तरफ मुड़ते हैं, है ना। डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स इन द कंपोजिट मटेरियल इन डिटेल, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डीलैमिनेशन डिफेक्ट। तो बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं जो कंपोजिट मटेरियल में डिफाइन किए गए हैं, जैसे बियरिंग सरफेस डैमेज है, यानी दो सरफेस जिसमें नट बोल्ट लगा हुआ है और अगर प्रॉपरली फास्टनिंग नहीं हुई है उसमें ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ब्लिस्टरिंग यानी कि सरफेस पे जो है वो ब्लिस्टर यानी कि उसमें स्वेलिंग आ गई है, डीलैमिनेशन हो गया है, या कंटामिनेशन है, कॉर्नर एजेस से अगर वो रिमूव हो गया, डीलैमिनेट हो गया है। इसी तरह से कॉर्नर रेडियस डीलैमिनेशन, डीमॉन्डिंग, ये बहुत सारे जो है तुमको डिफेक्ट इसमें डिस्कस करने होंगे, है ना। ये जो कॉमन है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया और सबका कंसेप्ट जो है जो मेजर है वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। अब डीलैमिनेशन किस वजह से होता है, या तो बहुत हाई इंपैक्ट हो जिसकी वजह से अंदर के जो इंटरलैमिनार फेल्योर है वो हो जाए, या फिर जो फ्री एजेस होते हैं, ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज, माइक्रो क्रैक्स और वॉइड्स, है ना, तो वहाँ पर जो है डीलैमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर थ्रू द थिकनेस मैट्रिक्स क्रैक अगर होता है तो वो प्लाई इंटरेस्ट में वो अरेस्ट होकर फिर वो प्रोपोगेट होता है डीलैमिनेशन के कॉज बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टिंग के लिए अगर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज़ करते हैं कंपोजिट मटेरियल के लिए, उसमें एक मेथड थ्रू ट्रांसमिशन अल्ट्रासोनिक मेथड है, वो आ सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, ये मटेरियल है कंपोजिट और उसमें जो है हम जो है वाटर जेट लगाते हैं जो कि एक जेल का काम करता है, जो एक मीडियम का काम करता है, कपलर का काम करता है, और एक तरफ हमारा ये ट्रांसमीटर सिग्नल है, तो यहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और इस तरफ से ये रिसीविंग पोर्ट है हमारा। तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है अगर यहाँ पर जाके चेंज हो रही है तो डिफरेंट सिनेरियो में हमें पता चल जाएगा कि अगर इसमें कोई मैट्रिक्स क्रैक है या फिर डीलैमिनेशन है, वो डिटेक्ट हो जाएगा कि हमारा यहाँ से कितना जो सिग्नल है वो रिसीव हो रहा है। तो इसके ये पॉइंट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर दिए हैं, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। मॉड्यूल 6 से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें एक क्वेश्चन है कि रिपेयर क्राइटेरिया कौन कौन से हैं जिसकी वजह से कंपोजिट मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं। तो रिपेयर क्राइटेरिया में सबसे पहले है कि जो रिपेयर किया जाए दैट शुड बी स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड शुड बी हैविंग स्टेबिलिटी, उसके अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए, और ड्यूरेबिलिटी उसकी कितनी होगी, है ना, फटीग लोडिंग अगर उस पर हो रही है या कोरोजन हो रहा है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो वो कितने दिन चलेगा, ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना चाहिए। स्टिफनेस रिक्वायरमेंट, है ना, कि कितना स्टिफ है, डिफ्लेक्शन लिमिटेशन है कि नहीं है ना, और एरोडायनेमिक, ऐसा नहीं है कि रिपेयरिंग करने के बाद जो है वो उसकी स्मूथनेस खत्म हो गई, जैसे हम लोग जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पर वो रफ हो गया तो एरोडायनेमिक इफेक्ट आएगा, ड्रैग बढ़ेगा, तो इसकी स्मूथनेस भी ज़रूरी है। इसी तरह से अगर विंग्स में हमने कोई रिपेयरिंग करी है प्लेन के तो वेट और बैलेंस भी चेक करना पड़ेगा। ऑपरेशनल टेम्परेचर, जो रिपेयर हम लगा रहे हैं वो लो और हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर पे सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो इन्वायरमेंट बाहर हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उसका भी हमको केयर करना पड़ेगा। ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में फ्यूल सिस्टम सीलिंग हो गई, लाइटनिंग प्रोटेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग, यानी कि हम जो रिपेयर कर रहे हैं उसको करने में हमें कितना टाइम लग रहा है और कितना उसमें कॉस्ट लग रहा है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो इट विल बी बेटर टू रिप्लेस। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल 6, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जेनरिंग रिपेयर डिज़ाइन के क्या होते हैं लेवल। सबसे पहले या तो हम उसको फिल कर दें और सील कर दें जो डैमेज एरिया है, ये कॉस्मेटिक क्राइटेरिया है। दूसरा सेमी स्ट्रक्चरल में क्या है रिपेयर डिज़ाइनिंग में, कि हमने उसको फिल कर दिया जहाँ पर अगर स्क्रैच है, सरफेस पे कुछ कोई डिफेक्ट है, और उसके ऊपर हमने एक डबलर पैच लगा के उसको उस पर स्टिक कर दिया। ठीक है, या फिर अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम इसकी फोटो भी दिखा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बॉन्डिंग अ फ्लश पैच, अब इससे करते क्या है कि हम इसको जो है फ्लश पैच, यानी एक हम उसको थोड़ा सा उस एरिया को उसको रिमूव करके डैमेज एरिया को फिर उसमें फिलिंग करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन ये है कि हम उसकी नट बोल्ट से उसको टाइट करते हैं, जैसे डीलैमिनेशन हो रहा है, डिफरेंट लेयर रिमूव हो रही हैं, तो वी कैन फर्स्ट ड्रिल द कंपोजिट मटेरियल एंड देन हम उसको बोल्ट कर देंगे, नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो ये दो मेथड जो हैं, फिलिंग, सीलिंग, रिपेयर, डिजाइनिंग, इसमें जैसे मैंने बताया कि सरफेस पे ही कुछ डिफेक्ट है तो इसको ऊपर से ही हमने जो है ये जो है रेजिनस मटेरियल कंपोजिट के ऊपर इसको इसमें फिल कर दिया और ये स्ट्रेंथनिंग इसकी हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिमूव करके इसके अंदर रेजिन भर दिया और ऊपर जो है इसके इनवर्स स्ट्रक्चरल डबलर यानी कि उसके अपोजिट रख के इसको हमने चिपका दिया, तो ये भी इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर देता है।
तो बच्चों ये था हम लोग का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इस पर फोकस कर सकते हैं। होपफुली ये आपको सही लगा हो। थैंक यू सो मच।